दोस्तों नमस्कार। ये है जाब स्टडी यूट्यूब चैनल जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रत्येक दिन की तरह इतिहास के इस 14 नंबर प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों आइए इसको हल करते हैं। उससे पहले एक विनम्र निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल जाब स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें जिससे आने वाली सारी वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। तो आइए मित्रों प्रारंभ करते हैं अपनी इस प्रैक्टिस सेट को। ये रहा पहला प्रश्न। मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के निर्माण में निम्न तकनीकों से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं ली जाती थी। यानी जो उपकरण बनाए जाते थे इनमें देखना है कि कौन सी ऐसी पद्धति जिनमें उपकरण नहीं बनाए जाते थे। तो उत्तर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है दबाव तकनीक से बनाया जाता था कि नहीं बनाया जाता था, घात प्रतिघात तकनीक से, फ्लूटिंग तकनीक से या घर्षण तकनीक से। तो मित्रों आपको ज्ञात होगा कि दबाव तकनीक, घात प्रतिघात तकनीक और जो है फ्लूटिंग तकनीक से इन उपकरणों का निर्माण होता था, लेकिन घर्षण तकनीक के माध्यम से इन उपकरणों का निर्माण नहीं किया जाता। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन उत्तर जो हो डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष में स्थायी विभाग बना था। ये बताना है। जो है 1900 में बना था या 1902 में या 1904 में या 1906 में। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है दोस्तों वो ज्ञात होगा कि 1861 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई थी। अब देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 1906 में जो है दोस्तों स्थायी बनाया गया था। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है मित्रों आगे बढ़ते हैं। याद रखें कि भले ही स्थापना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की 1861 में हुई थी कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय, लेकिन जो स्थायी रूप दिया गया था उसको 1906 में दिया गया था। मित्रों 1871 ईस्वी में जनरल कनिंघम को है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। कनिंघम मूलतः जो थे एक मुद्रा शास्त्री थे। इन्हें ही दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जो है जनक भी कहा जाता है। तो याद रखें मित्रों कि अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व विभाग का या भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं और यही जो थे 1871 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक भी नियुक्त किए गए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है ये अपना स्क्रीन पर, इसको हल करते हैं। जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया था। यानी जो जॉन मार्शल थे उनको भी बनाया गया था पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक। फिर उनके बाद किसको बनाया गया तो ऑप्शन दिए गए हैं एच हरग्रीव्स को, बी नंबर दयाराम साहनी को, सी नंबर है जे.एफ. बेंटले को, ब्लैकस्टन को या मार्टिन व्हीलर को। तो इस प्रश्न का आपका सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी हरग्रीव्स को बनाया गया था जॉन मार्शल के बाद। अभी हमने चर्चा की है कि 1906 में इसे स्थायी बना दिया गया था और हमने ये भी बताया कि दोस्तों 1871 में जो है कनिंघम साहब को नियुक्त किया गया था। फिर उसके बाद जो है जॉन मार्शल को बनाया जाता है 1902 से 1928 तक महानिदेशक के रूप में, और उसके बाद नंबर आता है 1928 से 1931 तक जो है मित्रों हरग्रीव्स महोदय का आता है। यानी 1928 से 1931 तक हरग्रीव्स महोदय जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक के रूप में कार्य किया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु घाटी का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। ये जानना है किन कारणों से नहीं किया गया है, ये बताना है मित्रों।
जो है कि सिंधु घाटी का उद्घाटन अभी तक किन कारणों से नहीं किया गया है। तो 1 नंबर में दिया गया है उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 2 नंबर है अभिलेखों की छोटी लंबाई है। इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये इसको चूँकि कूट के माध्यम से उत्तर आपको देना है, ये है। तो 1 नंबर में है उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की जो छोटी लंबाई है वो बहुत छोटी है, या द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति है। तो किन कारणों से जो है इसका उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। तो मित्रों ज्ञात होगा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मतलब जो लिखा है जिस लिपि में, उसको अभी तक हम लोगों ने पढ़ नहीं पाया है ना। दूसरा है कि अभिलेखों की जो बहुत छोटी लंबाई है, इसको ये भी कारण है, और द्विभाषा लेखों की अनुपस्थित है, यानी जो लेख मिले हैं वो द्विभाषीय नहीं है बल्कि एक ही लिपि में लिखे गए हैं भाषा में। इस वजह से इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा दोस्तों डी नंबर सही होगा। यानी ये तीनों कारण है जिसके कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न ये है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का सिंधु स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं था। बताना है कि मित्रों कौन सा उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला स्थान है जो सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं था। इन 4 ऑप्शनों में है वो स्थान। तो बताना है मित्रों कौन सा होगा। तो हुलास या सोथी या आलमगीरपुर या कोल्डी हवा, बताइए। तो इस प्रश्न का आपने उत्तर लगा लिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर जो है दोस्तों कोल्डी हवा जो है उत्तर प्रदेश का सिंधु स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र नहीं था, बाकी ये सभी केंद्र थे। आलमगीर भी जानते हैं, हुलास भी और सोथी, ये सभी केंद्र थे। लेकिन जो है कोल्डी हवा जो दोस्तों ये पाषाणकालीन स्थल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। ये है अपना प्रश्न, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया। मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया, ये प्रश्न है। असीरियन भाषा ने, अक्काडियन भाषा ने, आर्मेइक भाषा ने या ग्रीक भाषा ने। तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया होगा। जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी मेसोपोटामिया की जो सबसे पुरानी भाषा सुमेरियन थी का स्थान जो है 2400 ईसा पूर्व, कब नोट कर लें मित्रों, 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कादी भाषा ने या अक्कादियन भाषा ने जो है स्थान ले लिया था। मित्रों याद रखें कि इस भाषा में कीलाक्षर लेखन का रिवाज ईसवी सन की पहली शताब्दी तक रहा है, यानी कीलाक्षर लेखन का के माध्यम से होता था। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यज्ञपेट शिल्प का संबंध किससे है। जो यज्ञपेट शिल्प है वो किस सभ्यता से है या कि किस धर्म से संबंधित है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दिया होगा, दे दिया होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। यानी कि यज्ञपेट का जो संबंध है मित्रों वो ऑप्शन यानी बौद्ध धर्म से है। यज्ञपेट स्तूप जो है दोस्तों अमरावती क्षेत्र के सबसे पुराने स्तूपों में से एक है, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। सातवाहन काल में वेलागिरी के रूप में इसे जाना जाने वाला यज्ञपेट स्तूप जो है दोस्तों भिक्षुओं के लिए महत्वपूर्ण बौद्ध प्रतिष्ठान था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी यज्ञपेट के शिल्प का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला प्रश्न, प्राचीन नगर राजगृह का जो वास्तुकार था उसका नाम बताना है दोस्तों कि किसने जो है राजगृह का वास्तुकार किया था। तो जीवक ने किया था, महागोविंद ने किया था, उदायन ने किया था या शीलवंत ने किया था। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी महागोविंद ने जो है राजगृह का वास्तुकरण किया था। दोस्तों आपको पता होगा कि जो है हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार जो था इस नगर की स्थापना महागोविंद के देखरेख में जो है करवाया था। किसने? तो बिम्बिसार राजा था, उसने अपने देखरेख में यानी महागोविंद को नियुक्त किया था कि आप देखरेख करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न ये है अपना अगला प्रश्न, और कोड के माध्यम से इसके आंसर को आपको देना है। ये रहा अगला प्रश्न। नीचे दो कथन दिए गए हैं। प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन और दूसरा जो है कारण है। एक कथन है और दूसरा जो है कारण है। तो कारण को, कथन को पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा है? जैन धर्म ने युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित किया है। यानी जैन धर्म में युद्ध करना और कृषि कार्य करना दोनों की मनाही है। क्या सही है या गलत है, परीक्षण आपको करना है। फिर दूसरा कारण जो दिया गया है, दोनों में जीवों की हिंसा होती है। तो युद्ध में जीवों की हिंसा होती है, सही बात है। कृषि में भी कीट पतंगों की मृत्यु होती है, ये भी सही बात है। तो व्याख्या तो सही है एक के कथन के अनुसार, लेकिन अब देखना है ये सही है कि गलत है, ये देखना है। मित्रों याद रखें कि जैन धर्म में जो हिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है, और भगवान महावीर के जो द्वारा प्रतिपादित है पंच महाव्रत में अहिंसा प्रथम में है। इसी कारण जो है दोस्तों जैन धर्म जो है युद्ध और कृषि दोनों को निषेध करता है, यानी दोनों को कार्य करने के लिए मना करता है। तो क्योंकि इन दोनों कार्यों से जो है जीवों की हत्या होती है, हिंसा होती है। तो इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर सही होगा दोस्तों, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नोट करते चलें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये है, ये भी कूट के माध्यम से इसको उत्तर प्रस्तुत करना है आपको। निम्नलिखित में कौन प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित है? 7 अंगों में सम्मिलित है, ये प्रश्न है मित्रों, इसको हल करना है। ये प्रश्न है क्या शामिल है? स्वामी शामिल है, या अमात्य शामिल है, या जनपद शामिल है, और युवराज भी शामिल है। तो क्या शामिल है यही बताना है आपको, कोड के माध्यम से जो उसको उत्तर देना है। तो दोस्तों याद होगा कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, उस पुस्तक को जिसने लिखा है कौटिल्य ने, उसमें इन्होंने राज्य को परिभाषित किया है, और उन्होंने इस पुस्तक में सप्तांग सिद्धांत का भी वर्णन किया है। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से शामिल हैं। तो स्वामी भी इसमें शामिल होता है, स्वामी या राजा। अमात्य भी शामिल है, और जनपद भी शामिल है। दुर्ग शामिल होता है। कोष यानी कि धन शामिल होता है दोस्तों। दंड या बल शामिल होता है, और जो होता है मित्र शामिल होता है। तो मित्रों ये 3 सही इसमें शामिल होते हैं, लेकिन जो है ये युवराज नहीं शामिल होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर मित्रों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी उत्तर सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अशोक का 7वां स्तंभ लेख कहाँ पाया गया है? कहाँ पाया जाता है, यानी कहाँ पाया गया है, ये प्रश्न। अशोक का जो 7वां स्तंभ लेख है वो कहाँ पाया जाता है, बताना है कहाँ पाया जाता है। दिल्ली मेरठ स्तंभ में, दिल्ली टोपरा में, या सारनाथ स्तंभ में, या लौरिया अरराज स्तंभ में। इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। यानी केवल जो है कहाँ कि ये ऑप्शन नंबर सी केवल कहाँ पाया जाता है? दिल्ली टोपरा में जो है ये पाया जाता है। दोस्तों अशोक का जो स्तंभ है दिल्ली टोपरा में पाया जाता है, जिसे फिरोज शाह की लाट या भीमसेन की लाट और दिल्ली शिवालिक लाट भी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, इसको जो क्या क्या नाम दिया जाता है? फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट भी कहते हैं। दोस्तों फिरोज तुगलक ने इस स्तंभ को मीनार जरीन यानी स्वर्ण स्तंभ कहा था। किसको? तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को मीनार जरीन नाम दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों और याद रखें कि जो है ये अभिलेख है, जो इसको पढ़ने का जो काम है वो जेम्स प्रिंसेप महोदय ने किया था दिल्ली टोपरा अभिलेख को। महत्वपूर्ण है कि केवल इसी पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, ये रहा प्रश्न। भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रमाण का स्वरूप क्या है? यानी कौन सा ग्रंथ बताता है, कौन सा साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु से आपस में संबंध थे, ये बताना है। तो सिक्का साक्ष्य बताता है, या पूरा लेख, विधा साक्ष्य, या चीनी साक्ष्य, या प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य। तो मित्रों इसका जो उत्तर होगा आपका वो उत्तर जो है
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी पूरा लेख विधा साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य का जो संबंध है जताते हैं या बताते हैं। मित्रों याद रखें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने जीवन के अंतिम काल में अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया और जैन मुनि जो है भद्रबाहु के साथ जो है ये श्रवण बेलगोला मैसूर जाकर के 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपने शरीर को त्याग देते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए अध्याय 2 में है, बी नंबर अध्याय 4 में, सी नंबर अध्याय 7 में, या ऑप्शन नंबर डी जो है अध्याय 8 में है। ये बताना है। तो जो जानते हैं दोस्तों कि हर्षचरित का जो लेखक है वो बाणभट्ट है, जो हर्ष का दरबारी कवि था। ऐतिहासिक विषयों पर गद्य काव्य लिखने का जो कार्य है यह प्रथम सफल प्रयास था। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। किसमें यानी हर्षचरित में जो है 8 उच्छ्वास हैं। इसमें 8 उच्छ्वास हैं, जिसमें से प्रथम 3 में बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी है और शेष जो 5 हैं दोस्तों हर्षवर्धन का जीवन चरित से संबंधित हैं। और हर्षचरित के 8वें अध्याय में जो है विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन मिलता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया था? गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया था, यानी किस क्षेत्र से लौह अयस्क प्राप्त करते थे? तो उत्तरी बिहार से, या उत्तर पश्चिम भारत से, या मध्य भारत से, या दक्षिण भारत से? ये प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करना है तो सही ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा मध्य भारत, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुप्तों को कुषाणों का सामंत दोस्तों माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे मूल रूप से वैश्य थे। उन्होंने मध्य देश के उपजाऊ भागों पर शासन किया, जैसे मध्य गंगा बेसिन, साकेत और मगध। गुप्त शासक जो है मध्य भारत और दक्षिण बिहार के लौह अयस्क भंडारों को आसानी से दोहन करते थे। कहाँ से? मध्य भारत और दक्षिण बिहार से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? तो ये आसान प्रश्न है। ये जो प्रवेश किया था वो कहाँ प्रवेश किया था? तो ये विंध्य के जंगलों में जाकर के अपनी बचत करने के लिए चली गई थी। हालांकि वहाँ पर इन्होंने स्वयं चिता में कूदने का प्रयास किया था, लेकिन हर्षवर्धन समझा बुझाकर इन्हें वापस ले आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये है और ये बहुत छोटा करना पड़ेगा। प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर रजिया के राज्यारोहण की निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं थी? प्रश्न है आपका, दिल्ली की गद्दी पर रजिया के राज्यारोहण की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं थी? ये प्रश्न है। ए नंबर में दिया गया है आपका जो है, दिल्ली के लोगों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार अपनी स्वयं की पहल पर उत्तराधिकार के मुद्दे पर निर्णय लिया था, ये देखना है। दूसरा है ये निर्णय लिया था। दूसरा बी नंबर है, उसने लोगों से कहा कि यदि वह उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती है तो उसे गद्दी से उतार दे। क्या ये सही है? तीसरा है, यह एक महिला को शासक के रूप में स्वीकार करने में तुर्की मानसिकता की मजबूती को दर्शाता है। तो क्या सही है ये देखना है मित्रों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए बी सी तीनों कथन सही हैं। याद रखें मित्रों कि दिल्ली के जो लोग थे, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में जो पहली बार है स्वयं की पहल पर उत्तराधिकार के मुद्दे पर निर्णय लेते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जजिया को है जो जन समर्थन प्राप्त हुआ था। दूसरा भी कथन सही है। उसने कहा था कि यदि मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती, खरा नहीं उतरती हूँ, तो आप मुझे राज सिंहासन से उतार सकते हैं। और तीसरा भी कहा था यह एक महिला को
शासक के रूप में स्वीकार करने में तुर्की मानसिकता की मजबूती को दर्शाता है। तो तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में बरीद ए ममालिक अधिकारी क्या था, ये बताना है। तो कानून विभाग का अध्यक्ष था या अधिकारी था, कुलीन वर्ग का अधिकारी था, या गुप्तचर विभाग का, या सेना प्रमुख था। तो ये बताना है कि जो था दिल्ली सल्तनत में बरीद ए ममालिक क्या कार्य करता था। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सही होगा, सी नंबर सही हो जाएगा, यानी गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसका अध्यक्ष बरीद ममालिक कहलाता था। यह राज्य का जो है प्रमुख समाचार लेखक भी था। इसके अधीन जो है दोस्तों गुप्तचर विभाग यानी संदेशवाहक और डाक चौकियाँ होती थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आक्रांता मुगल सेना की नाक काटने के लिए कौन प्रसिद्ध है। आक्रांता यानी कौन आक्रमणकारी था जिसने मुगल सेना के नाक काट लिया था, या कहें कि उनको पराजित करने के लिए या पराजित किया था, ये देखना है। तो बताना है इस प्रश्न का उत्तर। ये रहा, गढ़वाल की रानी कर्णावती ने, या गोवा की रानी अबक्का ने, या इंदौर की रानी जो थी अहिल्याबाई, या सतारा की रानी जो थी ताराबाई। तो किसने जो है आक्रांता मुगल सेना की नाक काटने के लिए जो है काम किया था, तो वो गढ़वाल की जो रानी थी वो कर्णावती थी। इन्होंने ऐसा कार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न, अकबर के शासनकाल के किस वर्ष में मनसब प्रदान किए गए थे, यानी किस वर्ष से मनसबदारी व्यवस्था या लोगों को मनसब दिया जाने लगा। तो यह कौन सा वर्ष था, तो अकबर के समय का ये वो जो वर्ष था यह 11वां वर्ष था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा, 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी। तो उत्तर देना है आपको, उमा नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, स्वरूप रानी नेहरू, या हंसा मेहता। 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी, ये बताना है। तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया होगा। जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विजय लक्ष्मी जो पंडित थी ये महिला बनी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए थे, तो कितने सदस्य शामिल हुए थे ये बताना है, 4, 5, 7 या 9। तो सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 5 जो है मुस्लिम लीग के सदस्य मुस्लिम इसमें अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। दोस्तों याद होगा आपको कि 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में जो है अंतरिम सरकार का गठन होता है, और शुरुआत में मुस्लिम लीग ने इसमें सम्मिलित होना उचित नहीं समझा, किंतु बाद में लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव के कारण या उनके कथनानुसार सलाह के अनुसार जो है 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार में जो है 3 मूल सदस्यों के स्थान पर 5 प्रतिनिधि उसमें शामिल हो जाते हैं। तो सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1925 के कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो ये आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया होगा। जो सही उत्तर होगा हमारा सरोजिनी नायडू जी होगी। कांग्रेस की स्थापना जानते हैं कि 1885 में हुई थी, और जो प्रथम अध्यक्ष थे बनर्जी थे, लेकिन जो 1925 में कानपुर का जो संपन्न होता है कांग्रेस का अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू जी करती हैं, जो कांग्रेस का 41वां अधिवेशन था। आगे बढ़ते हैं मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। तो प्रश्न ये रहा, किस वर्ष ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, किस वर्ष ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना हुई। तो बताना है कि 52 में हुई थी क्या, या 1956 में हुई थी, या 1959 में हुई थी, या 1964 में हुई थी, बताना है मित्रों। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1959 में जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना की गई थी। दोस्तों याद रखें कि 14 अगस्त 1956 को जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय देहरादून है। इसका कार्यक्षेत्र तेल एवं
प्राकृतिक गैस यह एक महारत्न कंपनी है। लेकिन जो है ये ऑयल एंड नेचुरल गैस की बात करते हैं तो ये इसकी जो स्थापना है 18 सितंबर 1959 को जो है दोस्तों की गई थी। आगे बढ़ते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का अपना अंतिम प्रश्न है ये, इसको हल करते हैं। भारत सरकार के आणविक ऊर्जा विभाग द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना क्यों की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना क्यों की गई थी ये बताना है। मित्रों इसके दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए दो में ही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखना है अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए सहायता व सलाह हेतु, या दूसरा है बी थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन स्थापित करने हेतु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का हमारा जो है 14वां प्रैक्टिस सेट इतिहास का। अगर प्रश्न हमारे अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को अवश्य शेयर एवं लाइक करें तथा हमारे चैनल जॉब स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें जिससे सारी वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।